गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे इंडिया के टेस्ला के बारे में, जिसको बोला गया था, मैं उसे इंडिया की टेस्ला नहीं बोल रहा हूँ, बट जिसे काफ़ी जगह बोला गया था कि वो क्या अगली इंडिया की टेस्ला होगी। उन्होंने अपने आप को, इनके जो फाउंडर थे भविष अग्रवाल, उन्होंने खुद को, अपने आप को एलॉन मस्क से कंपेयर कर दिया था एक समय। तो थोड़ा सा ओला इलेक्ट्रिक की हम बात करेंगे कि क्या उसमें चल रहा है, क्योंकि शेयर लगभग आईपीओ के बाद एकदम ही बहुत ही रिटेल क्रेज उसमें आया था। 146 148 के आसपास पहुंच के अब लगभग 33 रुपये, 35 36 रुपये आ गया है। मतलब ऑलमोस्ट 75% ऊपर से नीचे गिर गया है, जो कि एक बहुत ही मैसिव वेल्थ डिस्ट्रॉयर। और अगर हम उसको देखेंगे तो जब वो 75 रुपये पे आया तब भी लोग बात करते कि अब 50% डाउन है फ्रॉम द टॉप, सेल चल रही है, इसे हमें ले लेना चाहिए। फिर वो अब देखेंगे वहां से 37 हो गया, मतलब वहां से भी फिर 50% गिर गया, मतलब 50% का भी 50% अब ये गिर चुका है। तो अब अगर हम देखें तो काफ़ी पेन हो चुका है। एक समय जो रिटेल स्टॉक का सबसे एक किस्म से फेवरेट स्टॉक था आईपीओ के बाद, वो है। और अगर हम इसमें लगातार, अगर हम थोड़ा सा प्रमोटर्स और थोड़ा सा देख लें कि क्या हाल रख रखा है, तो एफ में लगभग जो होल्डिंग घटी है, पर जो पब्लिक है वो अगर हम देखते हैं तो लगभग 20 लाख शेयर होल्डर्स इस कंपनी में आ चुके हैं। और ऑलमोस्ट 49% जो कंपनी है वो पब्लिक के हाथ में आ चुकी है, मतलब आधी कंपनी ऑलमोस्ट पब्लिक। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो सितंबर 2024 में, एक साल पहले 14 लाख थे, वो अब 19.5 लाख शेयर होल्डर्स आ चुके हैं। मतलब शेयर होल्डर्स अगर हम देख रहे हैं तो इसमें लगातार फंसते चले जा रहे हैं। क्या चल रहा है इसमें, क्या मूविंग लेग है, थोड़ा हम इसमें डिसाइफर करने की बात करेंगे। इतनी चीज़ों में घुसी हुई है ओला इलेक्ट्रिक, कभी गाइडेंस मीट हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, बहुत ही फ्यूचर लुकिंग है। वैल्यूएशन मेट्रिक्स इनके हैं नहीं, क्योंकि लॉस में कंपनी है, एबिटा तक पे लॉस में है, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी कंपनी को वैल्यू करना भी। कोई पैरेलल सेट ऑफ कंपनीज हमारे पास बहुत ही कम रहती हैं जिनसे हम कंपेयर कर पाएँ। और थोड़ा सा एक किस्म से बहुत ज़्यादा टॉप सुर्खियों में भी रहती है, थोड़ा हेडलाइंस भी बनाती रहती है। कभी कुणाल कामरा के साथ इनका एक किस्म से स्कर्मिश हो गई, कभी तो आप देखेंगे कुछ हो गया, फिर अगर आप ट्विटर वगैरह पे देखेंगे, या हर जगह आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो लगातार जो ओला की कंप्लेंट्स रहती हैं वो छाई हुई रहती हैं। कहीं भी ओला की बाइक, आपकी जो स्कूटर्स हैं वो जलती हुई दिखती हैं। तो काफ़ी कुछ हो रहा है इस कंपनी में, और इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। काफ़ी हमारे पास ओला के लिए, हमारे पास वीडियो बनाने के लिए भी आए थे कि हमें बनाना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में बनाना चाहिए। तो खैर जितना हम हो सकेगा उतना डिटेल में थोड़ी बात करेंगे। बट इतनी मूविंग लेग्स हैं, इतने हज़ार किस्म की चीज़ें हैं कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट थोड़ा सा हम बात करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे डिफरेंट वे में जानने के लिए कि क्या इसमें कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, क्या फ़िलॉसफी पे इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, उस हिसाब से हम थोड़ा सा बात करेंगे। बट एक समय जो मार्केट लीडर था वो अब कहीं ना कहीं अपनी जो टीम है वो छोड़ दिया। जो ओला इलेक्ट्रिक जो मार्केट लीडर हुआ करता था वो 5 प्लेयरों में अब चौथे नंबर पे अब आ चुका है। तो एक किस्म से थिंग्स हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ओला इलेक्ट्रिक। और आगे देखना है कि आगे ही चल के क्या होता है। और यही होता है थोड़ा न्यू एज बिजनेसेस में, अगर आप देखेंगे कि जितनी भी न्यू एज बिजनेसेस आए हैं, सबको कहीं ना कहीं ये जो हीट है वो झेलनी पड़ी है। चाहे आप जोमेटो हो, कार ट्रेड हो, उसके बाद फिर आप स्विगी को देख लें, उसके बाद जितने भी आप लाइन से ये सब चीज़ें देखेंगे तो लिस्टिंग में एक हाई लिस्टिंग होती है। उसके बाद फिर जब ये नीचे गिर रहे होते तो डिफ़िकल्टी पैदा कर रहे होते हैं। और हर प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो जो रिटेल है वो घुसता हुआ चला जाता है। फिर वो होप करता है कि ये ऊपर जाएगा, बट क्या नंबर सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ अब हमें देखनी जो है वो चालू करनी होगी। अब जो ओला इलेक्ट्रिक का जो एक बात है कि अभी जो रिसेंटली बात हुई, वो इन्होंने बोला कि हम थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देंगे, बट जो है नंबर्स उन्होंने डिक्रीज कर दिए हैं। जितना वो बेचना चाहते हैं, बोले हम कम बेचेंगे पर थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और वो मार्केट शेयर लगातार लूज कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग का जो पहला उसूल ये होता है वो ये होता है कि क्या आपकी जो कंपनी है वो मार्केट शेयर गेन कर रही है। वो क्या आपको देखेंगे कि या तो फिर आप या तो केस टू है कि आप इतना कोई चीज़ अंडर वैल्यूड ढूंढें कि वहाँ पे जो आपको स्कटल बट थ्योरी होती है कि आप जो सिगार ख़त्म हो रही हो आप उसका एक पफ लें और उसको फेंक दें।
तो वो स्कटलबट थ्योरी होती है। तो वो ये होता है कि क्या ये शेयर 33-35 रुपए पे आ गया, अब यहाँ से गिर नहीं सकता है क्योंकि इतने पास इसके पास लैंड होगी, ये होगी, कहीं ना कहीं चढ़ जाएगा, 50-55-70 रुपए में आएगा तो मैं इसको सेल करके निकल जाऊंगा। तो ये स्कटलबट थ्योरी होगी। बट हम जानना चाह रहे हैं कि क्या इसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, क्या ये नंबर्स, क्या ये कंपनी उस नंबर्स पे आ गई जहां ये खुद को सस्टेन करके हमें एक बड़ी ग्रोथ दे पाए और हम इसमें एक कॉन्फिडेंस वाला पैसा डाल सके। तो ये चीज़ जो है, ये सवाल के हम थोड़े से जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट जो इनके जो अभी जो रिसेंट जो इनकी फिलॉसफी है वो थोड़ी ये है कि हम थोड़ा सा नंबर्स अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, मार्केट शेयर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बट हम थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो अगर यही थ्योरी है तो फिर इसका मतलब है कि अगर आप लेमैन टर्म्स में समझें कि अगर मैं मार्केट शेयर रिड्यूस करने, मार्केट शेयर अपना घटाने के लिए रेडी हूँ और मैं बेचने के लिए नहीं रेडी हूँ, तो मैं जाके दूसरे प्लेयर को खरीद लेता हूँ। कम से कम वो मार्केट, मतलब कोई ना कोई तो मार्केट गेन कर रहा होगा, कोई ना कोई तो मार्केट से तेज कर रहा होगा, मैं वहां जाऊंगा। मैं जो वो तो एक किस्म से हो गया कि बैट्समैन बोले कि मैं बॉल खेलना कम कर दूंगा, तो ऑब्वियसली उसके रन कैसे ही बनेंगे ज़्यादा। तो ये हिसाब से हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। बट उसके बाद फिर अगर हम देखें तो जो एक अच्छी चीज़ थी, पर खैर अगर हम यहाँ पे इनका थोड़ा सा चालू करते कि जो एक अच्छी जो खबर इन्होंने बताई थी इस बारी, वो था कि इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बढ़ गया है 36%। अब थोड़ा सा ये जेन 3 मॉडल्स में चले गए हैं, जेन 1, जेन 2, जेन 3। तो जेन 3 जो है, जनरेशन 3 जिसे बोलते हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि थोड़ी सी इनके मार्जिन पे ज़्यादा कंट्रोल है, मार्जिन बेटर है, प्लस उतनी जो फॉल्ट रेट्स हैं वो थोड़े इनके जो है वो घटते चले जा रहे हैं। तो इस हिसाब से है। अब इनके अगर हम राइवल्स की बात कर ले तो एथर हो गया, टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, ये जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते चले आ रहे हैं और अच्छे ईवी मेकर हैं ये भी। पर अगर आप एथर एनर्जी को देखें तो एथर एनर्जी उतना ही इन्वर्स में अच्छा कर रहा है जितना कि ओला इलेक्ट्रिक खराब कर रही है। तो एथर एनर्जी की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। उसके बाद आप देख रहे हो शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से उसका चढ़ रहा है क्योंकि वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर अगर हम ओला इलेक्ट्रिक के थोड़ी सी बात कर ले कि कहाँ से पिछले 4 क्वार्टर्स की अगर हम बात कर ले तो इनका जो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो जो इनका रेवेन्यू है वो लगातार, ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो लगातार इनका घटता चला आया है, ऑलमोस्ट 35% डाउन हो गया है। लॉस भी जो है वो लॉस इनका थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा नैरो हुआ है। बट ऐसे लॉस कम करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही कंपनी बंद कर दो, आप जीरो सेल कर तो आप लॉस क्या करोगे, आप जीरो लॉस पे आ जाओगे। तो ऐसे लॉस कम हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपका ऐसा आप उस स्टेज पे जाओ कि कहीं ना कहीं आप एक मार्केट शेयर गेन कर रहे हो, वहां से आप लॉसेस कम कर रहे हो। इस स्ट्रैटेजी के कारण जोमेटो ने पैसा बनाया था, इस चीज़ के कारण जोमेटो का पैसा बना था कि वो मार्केट शेयर ग्रो कर रहा था, वो मार्केट शेयर गेन कर रहा था, उसकी ग्रोथ इंटैक्ट थी, तब जाके उसने पैसा बनाया था। टेस्ला एबिटा प्रॉफिट हुआ तो उसके बाद वो जाके 10 गुना उसका शेयर प्राइस बढ़ा था। तो ऐसे जाके ये सब होता है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे चले जाएंगे तो एटलीस्ट कंपनी सस्टेन हो जाएगी, कंपनी रुक जाएगी, पर क्या शेयर होल्डर्स के लिए वहाँ वैल्यू बनेगी। और जो यहाँ पे शायद इस चैनल पे वीडियो या हम जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं वो शायद उसलिए है कि हम एक शेयर प्राइस को बढ़ता देखना चाहते हैं, वहाँ पे पैसे बनाने चाहते हैं। तो उसका मकसद ये होगा थोड़ा सा। तो पर उसके बाद फिर अगर हम थोड़ा सा बात कर, फिर अगर हम देखें तो इन जो है सेंट्रल कंज्यूमर सीसीपीए प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास, इनके पास काफ़ी कंप्लेंट्स गई, वहाँ पे भी जो इनका मैटर है वो चल रहा है कंज्यूमर फोरम में। वो उसके लिए क्योंकि कितनी कंप्लेंट्स आई थी और वो कंप्लेंट्स तो पूरे सोशल मीडिया और हर जगह छाई हुई थी कि क्या क्या कंप्लेंट्स इनकी जो है वो लगातार आई जा रही थी। उसके बाद फिर जो है कि वो थोड़ा सा ये जो अभी जो हमने बात कही कि इनका जो मार्जिन 30 से 36% बढ़ा था, 30 to 36% पहुंच गया, उसमें थोड़ा सा इनका थोड़ा सा गीगा फैक्ट्री पे जो बेट है वो है कि नई बैटरी जो ये इन हाउस प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उससे थोड़े से मार्जिन, क्योंकि उस जो बैटरी में होता है ऑलमोस्ट 60% का मार्जिन रहता है। तो अगर आप वो इन हाउस डेवलप करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्जिन है वो इम्प्रूव होंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो
ये चीज़ है। और इसी हिसाब से हमने थोड़ा सा, अगर आप बात करें तो जोमेटो का भी हमने आपको थोड़ा सा बता दिया कि कैसे जोमेटो प्रॉफिट हुआ था, कैसे टेस्ला प्रॉफिटेबल हुई थी। टेस्ला भी जो हम बता रहे, अगर अगर हम व्यू करना चाह रहे हैं कि क्या ये टेस्ला बनना चाहते हैं, तो टेस्ला भी पहले ऑपरेटिंग निगेटिव ही हो रही थी, बट जब टेस्ला ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे ही हुई, वहां से उस शेयर में जो है वो असली तेजी आनी चालू हुई और वो शेयर 10 गुना हुआ है। तो ऐसे जाके ये सब कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट बनाती है, पर आपको मार्केट शेयर जो है वो लगातार कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो गेन करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा इनके बात करते हैं कि कैसे, बट हम थोड़ा सा पहले सीसीपीए की जो इनके एलिगेशन थी उसकी बात कर लेते। तो लगभग 70% जो इनके स्टोर थे महाराष्ट्र में वर एलिजिटली ऑपरेटिंग विदाउट ट्रेडिंग लाइसेंसेस, मतलब उनके पास ट्रेडिंग लाइसेंसेस नहीं था इनके 70% ऑफ महाराष्ट्र स्टोर। ये हम बोल नहीं रहे, बट ये एलिजिड हुआ है और इस पे जो है वो चीज़ें चल रही है। उसके बाद फिर सेवरल डिस्क्रिपेंसीज आई हैं इनके रिपोर्टेड सेल्स फिगर में, ये भी एक दिक्कत है। फिर उसके बाद जो फंड रेज हुआ था आईपीओ में, उस पे क्या कैपिटल एलोकेशन हुआ है उस पर क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो एलजी ने एलिगेशन लगाया है ओला पे कि उन्होंने उनकी जो बैटरी टेक्नोलॉजी वो स्टील करी हुई है। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो वो हम आगे बात करेंगे कैसे इनका क्वार्टर में इन्होंने जो टाइमलाइंस दिया था वो ये बिल्कुल ही सस्टेन नहीं किया, उन्होंने बीट नहीं किया। उसके बाद जो बात होती आई कि टॉक्सिक वर्क कल्चर, एम्प्लॉय की डेथ और ये सब चीज़ें भी जो आई है, थोड़े थोड़े इश्यूज हुए हैं। मतलब इतने जब एलिगेशंस आपकी चीज़ें हो रही हों तो कहीं ना कहीं बहुत ही पेसिमिज्म आ जाता है। तो पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पता करना कि क्या शेयर अपने सही वैल्यू पे है या नहीं है। पर ऐसे बेयर मार्केट में या कंसोलिडेटिंग मार्केट में या स्मॉल कैप कंपनीज के लिए जब मार्केट बिल्कुल ही रूथलेस हो, तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन सब चीज़ों को गॉज करने का। बट अगर हम देखें तो अब ये सब जो इतनी चीज़ें जो चल रही हैं उसके बाद आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कंपनी जो है वो एकदम ही ऊपर चल रही हो, और इसीलिए आप देखेंगे मार्केट शेयर एकदम घट घट के इनका 7% में आ गया, ऑलमोस्ट 5th रैंक कर रहे हैं ये। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो फंड रेज करने में इनको दिक्कत आ रही है, क्यूआईपी नहीं कर पा रहे हैं। फिर जो इन्होंने, आप देखेंगे मार्केट शेयर जो खोया है वो तो खोया ही है। उसके बाद फिर बात करते हैं थोड़ा सा ये जो गिग वर्कर्स है, गिग वर्कर्स जैसे आपके जोमेटो के डिलीवरी बॉय हो गए, स्विगी, जेप्टो, अमेजन, इन सब के जो डिलीवरी बॉय हैं इनके लिए थोड़ा सा ईवी मोटर बाइक्स लॉन्च करने की बात कर रहे हैं वो है। उसके बाद फिर जो इनका बेस्ट बैटरी स्टोरेज, बैटरी एनर्जी होम स्टोरेज वाला जो होता है, तो बेस्ट बेसिकली होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से ले रहे होते हो तो दिन में ज़्यादा होती है, रात में आपके पास नहीं मिल पाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप के पास वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो दिन में आ रही है, और दिन में कंजम्पशन कम होता है, रात में कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो आप उस बैटरी या आप उस एनर्जी को कहीं स्टोर कर पाओ, तो उसके लिए यूज़ होता है बेस्ट। तो उसमें भी अब ये लोग घुस गए हैं। उसके बाद फिर इन्होंने जो जॉब्स काटी हैं, फिर वर्क कल्चर, तो उस हिसाब से जो है वो थोड़ा सा है। और अगर हम सीसीपीए की इनकी बात कर ले तो इन सीसीपीए के पास लगभग 10,000 प्लस एलिगेशन इनके पास सिंगल ईयर में आई है। और अक्टूबर 2025 की अगर हम बात करें तो इनको थोड़ा सा वहाँ से बुलावा आया था उस चीज़ में। तो ये चीज़ जो है वो एक्सटर्नल मामले चल रहे हैं। बट अगर हम थोड़ा सा नंबर्स पे आ जाएं अब इनके, तो मार्जिन जो है वो थोड़ा सा इनका बड़ा था, और जो रिपोर्ट जो मार्जिन हुआ वो 30% हुआ, जिसमें कि इनका जो पीएलआई स्कीम थी वो उसका मार्जिन नहीं इंक्लूडेड था। शायद मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में 36 बोल दिया, बट आई एम सॉरी, 30% है वो नंबर। तो अब पर जब ये बोल रहे हैं कि शायद पीएलआई स्कीम आ जाएगी तो उसका इम्पैक्ट जब दिखेगा तो 30% है। पर पीएलआई पे हम आगे और थोड़ा सा बात करेंगे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो गवर्नमेंट देती है कि आप इन हाउस प्रोड्यूस करेंगे तो ये इंसेंटिव है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे। फिर बाकी अब देखें जेन 3 जो हमने बात कर ली है। बाकी इन्होंने जो प्रोजेक्ट एक ल्यूर करके एक चालू किया है जिसमें ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ है। उसके बाद फिर अगर हम थोड़ा सा इनका बात करेंगे कि अब जो इन्होंने हाइपर ग्रोथ से अपनी स्ट्रैटेजी हटा दी है, और मैं जब इतना रिस्क लेकर आ रहा हूँ तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैं एक ऐसे बिजनेस में इतना रिस्क लेके आ जाऊँ कि जहाँ पे मेरे को एटलीस्ट 100%, 70-80% की ग्रोथ देखने को मिल रही हो। बट यहाँ पे इतनी ग्रोथ है नहीं।
20-25% की ग्रोथ है। पर यहाँ पे भी अगर आप बोलोगे कि मैं मार्केट शेयर लूज़ करने को रेडी हूँ, तो मतलब कि बाकी प्लेयर्स आपसे तेज जा रहे हैं, मैं धीमे हो गया हूँ, तो मार्केट शेयर तो मैं लूज़ कर दूंगा। तो ये चीज़ भी है, इसमें भी थोड़ी सी जो वो है, थोड़ा सा अटपटी चीज़ लगती है कि शायद एक इन्वेस्टर जो है वो उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। बट इसमें भी है, आप देखेंगे कि कई म्यूचुअल फंड, अच्छे म्यूचुअल फंड अब इस समय घुसेंगे, क्योंकि वो एलोकेट ही अपना आधा परसेंट, 0.2-1% करेंगे। तो आप भी अगर 33 रुपये में 1,000 शेयर 33,000 के ले लेते हैं और वो आपके पोर्टफोलियो का 1% भी नहीं है, तो कल को आप जाके कहीं भी, जब ये थोड़ी सी बुल रन आ जाएगा, थोड़ा सा चीज़ें जब इतनी पेसिमिज्म नहीं होगी और वो शेयर बढ़ के 100 रुपये हो जाएगा, तो आप दुनिया को बता सकते हैं कि आपने 33 रुपये में लिया था और ये लाख रुपये, और आप उसको 100 रुपये पे आप शेयर आ गया, तो आप वाइस कहलाए जाएंगे, आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर, या तारीफ होगी, आपके पास कुछ कहानी होगी बताने के लिए। तो ये इन सब समय के लिए अच्छी है। म्यूचुअल फंड्स लिख सकते हैं कि वो 33-35 रुपये में, जैसे जोमेटो के बारे में आप देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स वाले वो लिखते हैं कि हमने 52 रुपीज़ में खरीदा था, पेटीएम को हमने 340 रुपये में खरीदा था, और बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो ले ही रहे तो आधा परसेंट, 0.2%, 0.1%, बट एटलीस्ट दिखाने में अच्छा लगता है, लोगों को सुनाने में कहानी अच्छी लगती है, और कहीं ना कहीं उसमें नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो आप देखेंगे तो थोड़ा सा लोग अट्रैक्ट उसमें होते हैं। तो इस हिसाब से जो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें वो होती हैं, दिखाई जाती हैं। उसके बाद फिर अगर हम ओला की सेल्स और ग्रोथ की बात कर लें, तो उन्होंने जो अपने FY26 का सेल्स का गाइडेंस है वो लगभग घटा के 3.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने बोला था, 3.25 से 3.75 लाख ये करेंगे, बट उसको अब जो घटा के इन्होंने बोल दिया है 2.2 लाख के आसपास Q1 FY26 में। मतलब वहाँ काफ़ी गाइडेंस घटाया है, और अगर गाइडेंस आप घटाओगे तो मार्केट डज नॉट टेक इट इन काइंड मैनर। उसके बाद फिर जो सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें, तो वो भी, उसको भी घटा के अराउंड 1 लाख कर दिया गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है हाइपर ग्रोथ से एक किस्म से मार्जिन प्रोटेक्शन के लिए जाने की। और उसके बाद फिर उसी हिसाब से अगर हम देखें तो FY26 का जो फुल FY26 का रेवेन्यू था वो लगभग 4200 या 4700 करोड़ से घटा के ऑलमोस्ट 3000 या 3200 करोड़ के आसपास जो है वो इन्होंने कर दिया है। अब इनका मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो लगभग 7% हो गया है, और जबकि एक साल पहले ये ऑलमोस्ट 18.7% हुआ करते थे। और तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट ये जब IPO लेकर आए थे तो ये नंबर 1 थे। उसके बाद फिर ये जैसे जैसे ये नीचे गए हैं, वो चीज़ थोड़ा सा देखनी मुश्किल। और यही होता है कि IPO जो आते हैं वो इतना ओवर प्राइस, इतने एकदम बेस्ट ऑफ द टाइम आते हैं, और उसके बाद फिर ऐसा प्राइस डिमांड करते हैं, उसके बाद जो ये डी ग्रोथ करते हैं, तो उसके बाद जो होता है वो पूरी स्ट्रीम चली जाती है, फिर जो फ्रॉथ होता है वो भी हट जाता है, तब जाके कहीं ना कहीं एक रियल वैल्यू शेयर की मिलती है, फिर वहाँ से कंपनी जो होती है वो ग्रो करती है। तो इस हिसाब से, और 75% अगर शेयर डाउन है और आपको यकीन है कि शायद कंपनी बंद नहीं हो रही है, या फिर शायद ये थोड़ा सा अपने आप को गाइड करके बचा के लेके चले जाएंगे, तो वो मतलब बाय करने के लिए सही प्राइस होता है, लेने के लिए ले सकते हैं आप। बट एलोकेशन आपको माइंड करना पड़ेगा। मेन बात जो होने वाली है वो पूरी की पूरी एलोकेशन होने वाली है। खरीदना नहीं खरीदना इज डिफरेंट। अगर आपके पास 4% कॉन्फिडेंस नहीं है लगाने का, और अगर आप शायद 4% 5% एलोकेट करते हो मिनिमम अपने पोर्टफोलियो में एक कंपनी को, क्योंकि आपको अगर 16 कंपनियां डालनी अपने पोर्टफोलियो में, तो आपके पास शायद इतना थोड़ा बहुत कन्विक्शन आना चाहिए कि मैं 3-4% इसमें एलोकेट कर पाऊँ अपने पोर्टफोलियो का। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आपके लिए ये कंपनी शायद अलग हो जाती है। बट अगर आप 30-35-40 कंपनी का रखने में कंफर्टेबल होते हो और आप 1% से चालू करते हो, तो शायद ये प्राइस आपको अच्छे लगने लगते हैं। तो इट डिपेंड्स, ये कंपनी नहीं है या नंबर्स कैसे दे रही है वो मैटर नहीं करता। एक समय के बाद प्राइस मैटर करने लग जाता है, और एक समय के बाद आपका पोर्टफोलियो में एलोकेशन कितना है, आपको कितना हर्ट नहीं कर रहा, आप उससे कितना अलहदा हो, आप उसके आप उतना सोच नहीं पा रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करने लगता है।
अब हम इनका थोड़ा सा गाइडेंस की बात हमने कर ली आपके नंबर्स की, कि क्या जो इनके गाड़ियों के नंबर्स थे वो कैसे ये लगातार अपने बीट कर, ये कैसे उसको बीट ही नहीं कर पाए, उसको आधा भी नहीं टच कर पा रहे हैं, ये जो दिक्कतें आ रही। अब इनके हम थोड़ा सा गीगा फैक्ट्री की बात करें, जो ये बैटरी की बात कर रहे हैं। तो FY25 के बिगनिंग में इन्होंने लॉन्च करी थी गीगा फैक्ट्री, लगभग 1.5 गीगा वॉट आर की जो कैपेसिटी की, और उसको उन्होंने बोला था कि 5 गीगा वॉट आर हो जाएगा अक्टूबर 2025 तक, और 20 गीगा वॉट हम बढ़ा देंगे। बट Q4 FY25 में आके इन्होंने बोला कि 5 गीगा वॉट आर जो कि अक्टूबर 2025 तक पूरी होनी थी, अब इन्होंने बोल दिया कि हम कहीं ना कहीं अर्ली FY27 तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर जब आते हैं तो Q1 FY26 में इन्होंने डेडलाइन फिर से शिफ्ट कर दी। उसके बाद फिर एफ 5 गीगा वॉट वाली उन्होंने बोल दिया कि एंड ऑफ FY26, और फिर जो 20 गीगा वॉट वाली थी वो उन्होंने बोल दिया कि 29 के पहले नहीं हो पाएगी। उसके बाद फिर Q2 FY26 में रिसेंटली इन्होंने बोला कि इस कैपेसिटी को 5.9 गीगा वॉट कर देंगे बाय द एंड ऑफ FY26, और 20 गीगा वॉट वैसे। तो उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो ये सब जब इतनी गाइडेंस चेंज हो रही होती है, आपके पास इतने मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं, इतने वेरिएबल्स ट्रेड होते हैं, तो एक बड़ा इन्वेस्टर या फिर जब बड़ा पैसा एलोकेट करना है तो वो करने में थोड़ी दिक्कत आती है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका जो है वो लगातार हिट होता रहता है। अब PLI स्कीम जो हम बात कर रहे थे, अब जब PLI स्कीम देती है सरकार, तो उसमें आपके टाइमलाइंस होते हैं कि उस टाइमलाइन में आपको चीज़ें पूरी कर लेनी है, बट वो टाइमलाइन पूरी नहीं हो पा रही, तो अब उसमें जो है वो पेनल्टी भी इन पे लगने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने वक्त पे नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो क्रिटिकल माइलस्टोन्स होते हैं इंसेंटिव में टाई करके, वो जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो अब जो है आगे हमें देखना पड़ेगा कितना पेनल्टी इनको सरकार को थोड़ा सा इनको देना पड़ता है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो इंडिजिनस बैटरी पैक जो ये खुद बना रहे हैं, वो भी जो है वो डिले हो गया है। उन्होंने बोला था कि ओला स्कूटर्स जो है वो इन हाउस सेल्स में अर्ली 2025 तक चल जाएंगे, बट उसकी अगर हम बात करें, जो ARAI सर्टिफिकेट होता है, जो 4680 भारत सेल जो है वो ये बना रहे हैं, उस पर अगर हम बात करें तो वो अभी जस्ट लास्ट मंथ में इनको सर्टिफिकेशन मिला है, और कहीं ना कहीं S1 Pro Plus में शायद ये डालने वाले हैं, जिस मॉडल में वो डालने वाले हैं वो शायद अब दिसंबर में आने की बात हो रही है। उसके बाद जो साउथ कोरियन मीडिया ने जो एलिगेशन लगाया कि LG के जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लीक करने की बात करी, और तो कंपनी ने जो है वो इस चीज़ को एलिगेशन को हटाया है, तो उस हिसाब से जो है वो ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर अब अगर हम देखें तो एक चीज़ और में जो इन्होंने घुसे हैं वो है कि रेजिडेंशियल एनर्जी स्टोरेज मार्केट में भी ये घुस गए, जो कि ओला शक्ति है उसमें ये घुसे। वो क्या है, एक इन्वर्टर लाइक सिस्टम है जो कि घर को बैकअप देगा। तो उसके बाद अगर हम देखें तो अब जो नई कहानी चालू हो गई वो है ओला शक्ति की, कि अब ये बाकी चीज़ें अब पीछे हो गई हैं। जिस 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 चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ कहीं ना कहीं आपका जो मेन बिजनेस था वो कहीं ना कहीं पीछे हट गया है, कि उसकी वहाँ पे गाइडेंस लगातार घट रहा है। आप बोलो मार्केट शेयर नहीं गेन करेंगे, बट एक अब नई चीज़ आ गई वो ओला शक्ति है। उसके बाद अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या ओला शक्ति क्या करेगी, क्या टाइमलाइन होती है, वो बीट होती है नहीं होती है उसमें, बट उसके जो टाइमलाइन है वो कहीं ना कहीं आंखों में खटकी है, इट हैज़ रेज्ड आईब्रोज उसके, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो जस्ट एक क्वार्टर अर्लियर ओला ने बोला था कि उनकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 20 गीगा वॉट आवर के बियॉन्ड लेके जाएंगे FY29, बट जो ओला शक्ति है उससे उन्होंने बोल दिया कि 20 गीगा वॉट वो ये सेकेंड हाफ 2027 में देने लगेंगे। उसके बाद ये जो ड्रामेटिक एक्सेलरेशन की जो ये बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि ये जो रेवेन्यू है, जो आपके ओला के व्हीकल कम बेच के, स्कूटर कम बेच के आना है, वो कहीं ना कहीं अब कंपनी ट्राई कर रही है कि वो इसको ओला शक्ति से करके एक्सेलरेशन से थोड़ा उसको जो है वो पैचअप करेगी। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी जो है वो कहीं ना कहीं जब 20-25 कंपनियां इंसान को ट्रैक करनी हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें देखना।
उसके बाद फिर उन्होंने उसको बोल दिया कि अब ये जो है वो थोड़ा सा इनका नेक्स्ट ग्रोथ इंजन होगा, और ऑलमोस्ट इन्होंने बोला है कि 1200 करोड़ रुपए FY 27 में यहाँ से ये आ रहा होगा। बट अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या होगा। बट बात है कि बैटरी भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है, इसमें पूरी की पूरी ओला की भी गलती नहीं है। बट कहीं ना कहीं मेन बिजनेस से हटके जब आप एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस में घुसने लगते हो तो वहाँ पे भी थोड़ी तो जो है वो दिक्कत जो है वो क्रिएट करती है। और जब आप स्टार्टिंग में जब आप ये ऐसे बिजनेसेस बैठा रहे होते हो तो कहीं ना कहीं जो ईल्ड कर्व होता है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, एक ईल्ड कर्व होता है कि जब आप स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हो तो कई सेल्स आपके वो खराब चले जाते हैं, तो उसके कारण आपका मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है। धीरे 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 जाके वो चीज़ स्टेबलाइज होती है। उसके बाद जो है वो अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपके पास एक असली मार्जिन कंट्रोल आता है, और वहाँ पे जो होता है फिर जाके आपको एक स्टेबलाइजेशन मार्जिन में मिलती है। और वही चीज़ अगर हम टेस्ला में भी देखें तो टेस्ला में भी जो 4680 सेल की जो हम बात कर रहे हैं, जो ओला करने जा रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी टाइम लगा था उस चीज़ को स्टेबलाइज करने में। बट ये पार्ट ऑफ द गेम है, अगर आपने बोला है तो ये शायद करना पड़ेगा अगर आप ये चीज़ मान रहे हैं, क्योंकि किसी ने आके आपको नहीं बोला था कि आपको ये करना है। बट ठीक है, जो भी चलेगा वो फिर हम देखते हैं। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो मोटरसाइकिल में अब ये घुसे रोडस्टर नाम से। तो अब हम देखेंगे तो इंडिया की जो 2/3 मार्केट है वो बाइक होती है इंडियन टू व्हीलर में। तो अब ये रोडस्टर में आ रहे हैं। अब वही देखते हैं कि जेन 3 में टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं। तो अब वो चीज़ हमें देखनी होगी कि कैसा बाइक में फोरे इनका होता है, कैसा आगे ये चलते हैं, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। बट अगर हम थोड़ा सा आप इनके देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस पे इनकी क्या बातें चल रही हैं, या फिर सबसे पहले हम तो इनके ग्रोथ की अब बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये घुसे हुए हैं। एक हम समराइज थोड़ा सा कर देते हैं। तो पहला जो इनका नया जो बेस आया है ओला शक्ति करके, अब ये जो इसमें ये घुसे हुए हैं कि 468 और फिर होम सिस्टम में, उसमें 1000 करोड़ का इनका जो है वो हो रहा है कि FY 27 में हम सिर्फ 1000 करोड़ जो है वो लगभग हम यहीं से निकाल लेंगे। और फिर जो एफिशिएंसी है वो भी थोड़ी ना वक्त के साथ जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। उसके बाद फिर मोटरसाइकिल रोडस्टर नाम से जो इनकी मोटरसाइकिल आ रही है वो, तो मोटरसाइकिल जो है वो इनके ऑलमोस्ट 12 से 15% जो है वो वॉल्यूम आने लगी है Q2 FY 26 में। और फिर अगर हम बात कर ले तो मैनेजमेंट जो है 15 से 20% मिक्स बोला था, बट धीरे धीरे अब ये बोल रहे हैं कि हम हाई रेंज बाइक्स भी लाएंगे, और कहीं ना कहीं जब वो आएगी तो मार्जिन इनका बढ़ेगा। उसके बाद फिर अगर आप देखें बजाज वगैरह हाई मार्जिन चीज़ें बैठते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, और वो ईवी में भी फुल प्लेयर नहीं है, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बट एथर का अगर आप देखेंगे तो एथर जो है वो थोड़ा उसकी ब्रांड वैल्यू तगड़ी है, पर वो वैल्यूएशन भी वैसी ही डिमांड कर रहा है अगर आप एथर का देखेंगे तो। खैर हमने अगर हम एथर का अगर हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं तो एथर ऑलमोस्ट अगर हम बात कर लेते तो 645 पे अगर हम देखते हैं तो उनका शेयर चल रहा है, और अगर हम प्राइस टू बुक देख लेते हैं तो 9 पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एथर को जो है वो काफ़ी अच्छी आप देखेंगे मार्जिन मिल रही है। और अगर मैं कंपेयर करूँगा तो कहीं ना कहीं जोमेटो की लाइन में एथर ज़्यादा अच्छी चलती दिख रही है एज़ कम्पेयर टू हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप एथर का हो चुका है, और ऑलमोस्ट 2800 करोड़ की सेल्स एथर की है, और 3000 करोड़ की जो सेल्स है वो ओला की है। बट एथर लगातार गाइडेंस बढ़ाते चला जा रहा है, अच्छी सेल्स करते चला जा रहा है। दैट्स नॉट द केस विद ओला इलेक्ट्रिक। आप जितनी देर ग्रोथ में जाओगे आपको उतनी मुश्किलात आएगी अपनी मार्केट कैप बढ़ाने में और मार्केट से हेफ्टी वैल्यूएशंस लेने में। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं कि हाइपर सर्विस या स्पेयर पार्ट सेल्स में, तो ये जो है ये इनका जो है वो मेन प्रॉफिट सेंटर है। अगर हम बात करते हैं हाइपर सर्विस और स्पेयर पार्ट सेल में, तो वहाँ पे लगभग 50 से 60% जो है वो ग्रॉस मार्जिन है। पर जो अगर आप देखेंगे तो इनके पास बहुत बैकलॉग पड़ा हुआ है, इतने जो इनके पास सर्विसेज करने के लिए व्हीकल्स आई हैं। क्योंकि आप जाके अगर नॉर्मल आईसी इंजन वाला अगर रहता है तो आप जाके हर मोहल्ले में हर गली में एक
गैराज है, वहाँ पे आप बाइक अपनी बनवा सकते हो, बट इट्स नॉट द सेम केस विद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। फिर पीएलआई में जो है वो हम बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट ने बोला कि अभी 30% है, वो कहीं ना कहीं 5-6% बढ़ के 36-37 की बात हो रही है। उसके बाद इन हाउस सेल मैन्युफैक्चरिंग जो 46-80 सेल्स की हम बात कर रहे हैं, वो थोड़ा बढ़ेगा। तो जैसे ही वो थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, जो स्क्रैप रेट है वो घटने लग जाएगा, यील्ड थोड़ा उसका बेहतर आने लगेगा, तो हम देखेंगे मार्जिन थोड़ा वहाँ से भी जो है वो आने लगेगा। फिर जेन 3 प्लेटफॉर्म जो है, जेन 2 जेन 3 की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में लगभग 80%, पर अब ये ऑलमोस्ट 100% इनकी जो सेल्स है वो जेन 3 प्लेटफॉर्म से ही हो रही है। वहाँ पे डिफेक्ट रेट्स कम है, वारंटी के प्रोविजंस कम करने पड़ेंगे, आफ्टर सेल्स के प्रोविजन कम करने पड़ेंगे, जो थोड़ा है कि इनका जो मार्जिन है वो बूस्ट कर देगा। फिर उसके बाद है इनका सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन। तो सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रीमियम आने की रेस है, और अगर हम बात कर ले तो वो ऑलमोस्ट जो इनका मूव ओएस प्लस है, तो वहाँ पे अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन फीस जब होगा, तो वो कहीं ना कहीं जो एवरेज सेलिंग प्राइस इनका वो जो है वो लगातार इनका बढ़ा सकता है। तो ये रहा ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। हमने बहुत ही डिटेल में हमने जोमेटो से भी कंपेयर किया, और थोड़ा थोड़ा हमने हर जगह से आपको कंपेयर करके कोशिश की है कि हम कहीं ना कहीं आपको ये बताएं कि कैसे ओला इलेक्ट्रिक में आपको घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए। हमने क्लियर भी कर दिया थोड़ा बहुत कि आपको कैसे, किस फ्रेम ऑफ माइंड से आपको ओला इलेक्ट्रिक में घुस सकते हो, क्या मैट्रिक्स आपको चेंज होते दिखेंगे तब आप ओला इलेक्ट्रिक में घुस सकते हो, या आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो तब आपको घुसना चाहिए, किस टाइप के आप इन्वेस्टर हो तो आपको नहीं घुसना चाहिए। सो ये हमारा पूरा ओला इलेक्ट्रिक पे बहुत ही एलेबोरेट हमने वीडियो एक बनाने की कोशिश करी है। बहुत जगह से हमने कोशिश करी है कि हम थोड़ा सा डिफरेंट सोर्सेज से और हम कोलैबोरेट कर ले कि कोई कोई इनका जो पार्ट है, जितने जगह घुसे हुए हैं, हम हर चीज़ को थोड़ा सा वेरीफाई कर लें, और थोड़ा सा उसका मार्जिन पे अपने क्या इम्पैक्ट होगा, क्या बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट आ पाएगा, हर चीज़ को वैसे कंसोलिडेट करके हमने थोड़ी सी बात करी है। बट अगर हम एक थोड़ा सी और चीज़ अगर हम थोड़ा सा इनका भूल गए थोड़ा सा, पर इनकी जो ये बैटरी में जो घुसे हुए हैं, वो अगर हम बात कर ले तो एक्साइड, अमर राजा, ये सब थोड़ा बैटरी में हैं। इनके पास तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ट्रस्ट बना हुआ है लोगों का। बट जब ओला बैटरी सर्विसेज में घुस रही है, तो पहली बात तो बैटरी, नई न्यू एज बैटरीज बनाना इतनी आसान काम नहीं होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है। बट उसके बाद अगर हम बात करें तो ओला जो लिथियम आयन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, वो इंडिया में अभी कोई नहीं बनाता है, सब बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। बट ओला जो है वो कहीं ना कहीं खुद से ये सब चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा है, और लिथियम आयन जो सिस्टम है थोड़ा सा मास मार्केट के अफोर्डेबिलिटी के लिए 29 से 30,000, तो एक यहाँ पे भी है जहाँ पे ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो अपना रिलायंस कम कर रहे हैं थोड़ा बाहर की मार्केट्स में, जहाँ से इम्पोर्ट इनका लिथियम वाला होता है, वो चाइना जैसी मार्केट से, वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करें। तो ये रहा ओला के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमें ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर हमें लिख के भेजें कि आप किस चीज़ पे वीडियो, हमें उसको ज़रूर कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमें अपना फीडबैक ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू सो वेरी मच।